for the glory of Magad. Charge! तो आज बात करते हैं मगध की उस अविश्वसनीय कहानी की कि कैसे एक प्राचीन राज्य कई दावेदारों के बीच से उठकर भारत का पहला महान साम्राज्य बन गया। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब 16 बड़े बड़े राज्य, जिन्हें महाजनपद कहते थे, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। और इन सब के बीच मगध वो सबको पछाड़कर टॉप पर पहुंच गया। अब सवाल ये है, कैसे? ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे थी एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी और कुछ कमाल के फायदे। तो चलिए देखते हैं कि मगध के वो सीक्रेट वेपन्स क्या थे। असल में उसके पास 3 ऐसे नेचुरल फायदे थे जिसने उसे शुरुआत से ही बाकी सबसे मीलों आगे कर दिया। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज, लोहा। मगध की राजधानी के ठीक पास में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी। इसका मतलब ये कि वो उस जमाने के सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत हथियार और औजार बना सकते थे, जबकि बाकी राज्य अभी भी कमजोर धातुओं से काम चला रहे थे। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। मगध का दूसरा तुरुप का एक थे हाथी। जी हाँ, हाथी। मगध के घने जंगलों में हाथी भरे पड़े थे। उन्हें पकड़कर ट्रेन करके जंग के मैदान में उतारा जाता था। ये समझ लीजिए कि ये प्राचीन भारत के लिविंग टैंक्स थे, जो दुश्मन की सेना में घुसकर तबाही मचा देते थे। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, सुरक्षा। मगध की राजधानियां कोई मामूली शहर नहीं थी, वो अपने आप में एक किला थी। देखिए, जो पहली राजधानी थी, राजगीर, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मतलब उस पे हमला करना लगभग नामुमकिन था। और उनकी स्ट्रैटेजिक सोच का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्होंने अपनी राजधानी बदली और पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया, तो उसे एक जल दुर्ग बनाया। मतलब एक ऐसा किला जिसे 3 नदियों ने घेर रखा हो। इससे न सिर्फ दुश्मन से बचाव होता था, बल्कि नदियों के रास्ते ये व्यापार का एक बहुत बड़ा हब भी बन गया। लेकिन देखिए, ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्स होने से कुछ नहीं होता। साम्राज्य बनाने के लिए चाहिए होते हैं दूर की सोचने वाले राजा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हर्यंक वंश के शासकों की। और यहाँ पे पिता और पुत्र की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ थे बिंबिसार, जिन्होंने लड़ाई से ज्यादा डिप्लोमेसी पर भरोसा किया, शादियों और दोस्ती के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाया। और दूसरी तरफ था उनका बेटा अजातशत्रु, जिसका मानना था कि असली ताकत सिर्फ तलवार से ही मिलती है। एक डिप्लोमैट तो दूसरा पक्का योद्धा। अजातशत्रु सिर्फ क्रूर ही नहीं था, बल्कि बहुत इनोवेटिव भी था। उसने रथमूसल जैसे खतरनाक हथियार बनवाए। ये एक ऐसा रथ था जिसमें घूमती हुई गदाएं और तेज धार वाले ब्लेड लगे होते थे। हाँ, कुछ बाहुबली फिल्म के भल्लाल देव के रथ जैसा। सोचिए, ये जब दुश्मन की सेना के बीच से गुजरता होगा तो क्या होता होगा। बस इतना ही नहीं, उसने महाशीला कंटक का भी इस्तेमाल किया। ये एक बहुत बड़ी गुलेल जैसी मशीन थी, जो दुश्मन के किलों और सेना पर बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी। कह सकते हैं कि ये उस जमाने की तोपें थीं। इन हथियारों ने मगध की सेना को लगभग अपराज्य बना दिया था। तो अब देखिए, एक मजबूत नींव रखी जा चुकी थी। अब मगध एक ऐसी ताकत बन गया था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और यहीं से शुरू हुआ एक एक करके बाकी महाजनपदों को अपने अंदर मिलाने का सिलसिला। इसके बाद आए शिशुनाग वंश, और उन्होंने वो आखिरी काम भी पूरा कर दिया। उन्होंने मगध के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अवंती को भी जीत लिया। और इसके साथ ही मगध को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। खेल खत्म। और फिर मंच पर एंट्री होती है नंद वंश की। इन्हें भारत का पहला असल एम्पायर बिल्डर कहा जा सकता है। उन्होंने इतनी दौलत और इतनी सैन्य ताकत जमा कर ली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नंद सेना की ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि उस समय दुनिया को जीतते हुए आ रहे सिकंदर के कदम भी भारत में आकर इसी सेना के डर से रुक गए थे। जब सिकंदर के थके हुए सैनिकों ने नंद सेना के बारे में सुना कि उनके पास 2 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक हैं, 60,000 घुड़सवार हैं और 6,000 जंगी हाथी हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। वो इस विशाल सेना से लड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता का नशा इंसान को ले डूबता है। आखिरी नंद राजा धनानंद था तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन वो बहुत लालची और घमंडी भी था। प्रजा उससे नफरत करती थी और यही उसके पतन की वजह बना। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब धनानंद ने अपनी भरी सभा में एक महान विद्वान चाणक्य का अपमान कर दिया। उसी पल चाणक्य ने यह शपथ ली,
जब तक मैं नंदवंश को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और बस यहीं से भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो मगध की इस पूरी कहानी से, इस जबरदस्त उत्थान से हम सीखते क्या हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला में छुपा है। मगध की सफलता हमें ये सिखाती है कि महान साम्राज्य सिर्फ ताकत से नहीं बनते, वो बनते हैं सही स्ट्रैटेजी से। अपने नेचुरल रिसोर्स जैसे लोहा और हाथी का स्मार्ट इस्तेमाल, अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का डिफेंस और ट्रेड के लिए फ़ायदा उठाना, डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर में बैलेंस रखना, और लड़ाई में हमेशा नए नए इनोवेशंस करते रहना, और इन सब के ऊपर एक मजबूत और एम्बिशियस लीडरशिप। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक ऐसा साम्राज्य बनाना हो जो सदियों तक चले, तो कौन सा रास्ता बेहतर है? बिंबिसार वाला जिसमें समझौते और कूटनीति है, या फिर अजातशत्रु वाला जिसमें सिर्फ आक्रामकता और युद्ध है? सोचिएगा जरूर।